दोस्तों पेश है हवाई लुटेरी। ये कवर चित्र है दोस्तों। भारत में सेना के किसी गुप्त अड्डे पर राजहंस 91 नाम का एक अति आधुनिक विमान परीक्षण उड़ान पर जाने के लिए तैयार खड़ा था। इस लड़ाकू विमान में भारत रूस की मदद से निर्मित किया था। राजहंस 91 की संभावित परीक्षण उड़ान भारत के पश्चिमी समुद्र तट से हिमालय के ऊपर होकर ताशकंद राज्य तक होनी थी। परीक्षण उड़ान पर जाने हेतु 2 पायलट में से एक भारतीय सीक्रेट सर्विस के मुख्य एजेंट जेड था। एजेंट जेड अपने साथी पायलट के कारपीट पर चढ़ने लगा, तब एक सख्त चेहरे वाला सेना अधिकारी पास आया। कैप्टन, इस बार एयरक्राफ्ट में किस तरह के लोग सवार हैं? इंटेलिजेंट या कार्यालय कर्मचारी? जेड, सवारियों से तुम्हारा क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, तुम्हें केवल एयरक्राफ्ट उड़ाने से मतलब रखना चाहिए। ठीक है, आप अपने कबूतर खाने में जाइए और आप अपना काम करने दीजिए मुझे। तुम्हारी कुछ सीक्रेट से क्या लेना देना? ओके, लेकिन सावधानी से। हमारे इस परीक्षण एयरक्राफ्ट पर बहुत से देशों की नज़र लगी है। कारपेट में अपनी सीट पर बैठकर सीक्रेट एजेंट जेड अपने साथी पायलट की ओर देखा। जेड, तुम खामखा उस अधिकारी से उलझ रहे थे, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नक्कू, मैं ऐसी बातें की परवाह नहीं करता। चलो उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। उधर हवाई अड्डे का कंट्रोल रूम में भारत रूस के उच्च अधिकारी आपस में बातें कर रहे थे। विक्टर 0606 को खाली कर दो और राजहंस को की उड़ान होने वाली है। तुम जेड के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ब्रिगेडियर, वह बहुत अच्छा पायलट है। राजहंस 91 की तीव्र गति से आकाश में उड़ा। ब्रिगेड असलम, मैं आपके पायलट की ओर से फिक्रमंद हूँ। मुझे फिक्र है कि उस अफवाहों की जिसे हमारे जासूस ने एकत्रित की है। कैसी अफवाहें? सुना है कुछ शत्रु देश हमारे इस आधुनिक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने की फिराक में है। इम्पॉसिबल, यह नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट ब्रिगेडियर। यस, ब्रिगेडियर असलम स्पीकिंग। सर, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि एयरक्राफ्ट में कुछ हाईजैकर छिपे हुए हैं। डोंट वरी चीफ, हमने मुकम्मल चेकिंग की है। फिर भी यदि एयरक्राफ्ट में कोई हाईजैकर छिपा है तो हमारा एक सशस्त्र सुरक्षाकर्मी विमान में है, वह उसकी सुल्ट लेगा। ओके, इसका मतलब 2 जासूस ने हमारे जो खबर दी है वह सही है। यस ब्रिगेडियर, हमारी उच्च अधिकारी जासूस संस्था चीफ का भी ऐसा ही कहना था है, लेकिन उसे मैंने सुन चुका हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी जासूस संस्था ठीक उच्च और काबिल जासूस इस यात्रा में साथ गया है। ओ, इसका मतलब है कि दोनों जासूस एक दूसरे को नहीं जानते और एक ही ड्यूटी पर विमान में सवार है। एग्जैक्टली ब्रिगेडियर, अब देखना है दोनों कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। उन दोनों विमान में रहने एयरक्राफ्ट का अपहरण मुश्किल होगा। आप ठीक कहते हैं। उधर विमान दोनों देशों के सीक्रेट एजेंट परंपरा और यूनिकॉर्न इत्तेफाक से आगे पीछे बैठे थे। अर्जेंट अटेंशन प्लीज, हमें आप लोगों को अब जमीन से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। नीचे अरब सागर की विशाल जल राशि फैली हुई है। कुछ ही क्षणों बाद हम कच्छ के रन पर गुजरेंगे। हमें कितने भाग्यशाली हैं, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी हवा का जरा भी दबाव महसूस नहीं हो रहा। वाकई यह बढ़िया एयरक्राफ्ट है। सहसा जेड अपने साथी पायलट से कहा। नक्कू, तुम जरा पीछे कैबिन में जाकर देखो यात्रियों की एयरक्राफ्ट के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। ओके बॉस, मैं अपना कॉफ़ी का थर्मस लिए जाता हूँ, बाकी हूँ, शायद उसके
कोई कॉफ़ी पीना चाहे? अच्छा ख्याल है। नक्कू निक्कू ने कैबिन का दरवाज़ा धीरे से खोला। बाप रे, लगता है कारपेट में कोई हाईजैकर छिपा है। वह हैंड ग्रेनेड लेकर बाहर आने वाला है। उसी समय जासूस यूरिकोन को की नज़र परमार की पिस्तौल पर पड़ी। वह चौंका। ओ, लगता है लुटेरे में से एक है। मुझे तत्काल इसे काबू में पा लेना चाहिए। दूसरे ही पल, तुम नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी गोलियां से विमान का चादर में सुराख हो जाएगा, हवा का दबाव भीतर आ जाएगा। जिसका डर था वही हुआ। गोली के विमान में चादर में सुराख हो गया और हवा का दबाव रोकने वाली प्रणाली छिन्न भिन्न हो गई। बचाओ बचाओ, आह! विमान लड़खड़ाने लगा और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। हे भगवान, यह क्या माजरा है? ये नीचे गिर रहा है। जेट विमान को हैंडल को पूरी तरह तत्काल पीछे की ओर खींचा। मुझे किसी भी हालत में एयरक्राफ्ट को बचाना है। विमान की नाक को ऊपर उठ रही है, लेकिन यह सब हुआ कैसे? कुछ ही पलों में कच्छ के रन दलदल में राजहंस 91 में धंसता चला गया। ओ देखो, यह विमान दलदल में गिरा है। हमें तुरंत ही फायर ब्रिगेड को खबर कर देनी चाहिए। भाग्य से एजेंट जेड कारपेट में नीचे दलदल में जा गिरा और बच गया। ओह, आग नहीं लगी। शायद कोई और भी बचा हो, पर यह दुर्घटना हुई क्यों कर? कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड वाले ने जेड को कीचड़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पास ही एक घर में ले गए। बड़ी भयानक दुर्घटना है, कोई नहीं बचा, केवल एक इस भाग्यशाली व्यक्ति की। इसकी हालत अच्छी नहीं है। भीतर घर में पट्टियों से बंधा जेड एक बिस्तर पर। ओह, मेरे कपड़े! आपकी चादर खराब कर दी। मुझे फर्श पर लेटाना चाहिए था। ओह, तुम भले आदमी हो जो ऐसा सोचते हो। ईश्वर ने तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देगा। लेट जाओ, डॉक्टर आता ही होगा। विमान में और भी बहुत से लोग थे। उनका क्या हुआ? उनका जीवन इतना ही था। मेरे बच्चे, अब तुम आराम करो और उस हादसे को भूल जाओ। ओह गॉड, यह सब हुआ कैसे? निक्कू तो उन्हें काफ़ी पिलाने पीछे गया था। एकांत ही एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गया। दुर्घटना के 3 घंटे बाद भारतीय और रूसी अधिकारी का काफिला दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुका था। ब्रिगेड नेवल एक्सपर्ट दुर्घटना का पता लगा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। मिस्टर खान, क्यों न हम अपने तरीके से दुर्घटना का पता लगाएं? आप क्या समझते हैं कि मिस्टर न्यूअल हमारे जासूस एयरक्राफ्ट को गिरने में कोई भूमिका निभाई होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? टूटे एयरक्राफ्ट के मलबे में दोनों ओर रिवॉल्वर तलाश कर लेते हैं। यह गन यूरिकोन की है। इसमें 3 गोलियां चलाई गई हैं। यह रिवॉल्वर परमार है। इसमें 4 गोलियां चली हैं। एक्सपर्ट दोनों अधिकारी को बताया। सर, गोलियां चलने से हवा में दबाव को रखने की शक्ति प्रणाली छिन्न भिन्न हो गया। उसी वजह से विमान बैलेंस बिगड़ गया। यू आर राइट थर्मल, हमारा भी यही ख्याल है। मेरा भी और कोई वजह नहीं हो सकती। पर यह हमारी समझ से बाहर है कि उन्होंने गोलियां चलाई क्यों। दिस इज पॉइंट। यह बात का पता लगाना जरूरी है। इसका उत्तर जब पायलट जेट ही दे सकता है। फिर उसे के पास चलना चाहिए। नहीं मिस्टर लियोन, अभी वह विमान बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसे ठीक होने दो। डिफेंस मिनिस्ट्री में बुलाया जाएगा। 2 हफ्ते बाद डिफेंस मिनिस्ट्री में एक बंद कमरे में उच्च अधिकारी एक दल दुर्घटना की एयरक्राफ्ट इंक्वायरी बैठा था। मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर अध्यक्षता में हुई। सर, यह बात साफ हो चुकी है कि भारतीय जासूस परमार और रूसी जासूस
यूरिकोन ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। उसकी गोलियों से विमान में वायु दबाव गड़बड़ा गया, इसी कारण यह दुर्घटना हुई। पर गोलियां उन्होंने क्यों चलाई, इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। आप एकमात्र जीवित पायलट को क्यों नहीं बुलाते? ठीक है, पायलट को बुलाओ। जेड ने भीतर आकर अपना बयान दिया। मेरा साथी पायलट निक्सन उर्फ निक्कू भीतर कैबिन में गया हुआ था। उसने कारपेट का दरवाज़ा मेरे पीछे बंद कर दी गया। मुझे तो गड़बड़ी का पता ही तब चला जब वह तेजी से हवा का प्रेशर अचानक ही कारपेट में प्रवेश करने लगा और पीछे कैबिन में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। हूँ तो तुम नहीं जानते कि क्या हुआ। ठीक है, तुम जाओ। यस सर। मीटिंग के बाद बाहर आकर ब्रिगेडियर असलम उसके एक लिफाफा थमाया। जेड, लगता है तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। यह लो, कुछ दिन एकांत में छुट्टियां मनाओ। थैंक यू सर, आपका आइडिया मुझे पसंद आया। उधर मिस्टर हार्ट लाइन पर भारतीय इंटरपोल के चीफ को फोन पर बातें की। मिस्टर मुखर्जी, इस सवाल का जवाब बड़ी अहमियत रखता है कि हमारे लिए सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कैसे भी हो, इसका पता लगना चाहिए। आप निश्चिंत रहें सर, एक हफ्ते में इसका जवाब मिल जाएगा। मैं आपको जेड से कांटेक्ट कर रहा हूँ। इंटरपोल चीफ शांतनु मुखर्जी तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बुलाया। वर्मा, आज 2 दिन बाद इस समाचार बॉम्बे क्रिमिनल में छपवा देना, क्योंकि जेड आजकल मुंबई की भी छुट्टियां बिता रहा है। यह खबर हर हालत में उसके पास पहुंचना चाहिए। ओके सर। जेड मुंबई के समुद्र के किनारे एक सुंदर सी कॉटेज किराए पर ले रखी थी। इस एकांत में बैठकर मछलियां मारना कितना अच्छा है, लेकिन इस तरह खाली बैठना मेरी फितरत नहीं है। तभी बैंग बैंग। ओह, भागने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह चेतावनी थी मुझे मार डालने की। असफल प्रयास पर कौन था वह? दूसरे दिन सवेरे जेड सिगरेट लेने एक डिपार्टमेंट स्टोर पर पहुंचा। क्या छपा है चाचा? लाओ एक सिगरेट दो, आज का अखबार भी। सारी जेड, आज का अखबार नहीं आया। लेकिन तभी जेड के हाथ आगे बढ़ाकर अखबार काउंटर के पीछे खींच लिया। उसका असर क्यों पर नजर डाली, वो चौंक पड़ा। पायलट जेड दुर्घटना के लिए दोषी पाया गया। जेड गुस्से में दांत पीसते हुए अखबार को मसल डाला। उन्होंने मुझे दोषी माना, देख लूंगा एक एक को। सारी जेड, तुमने यह गलती हुई कैसे? अखबार बूढ़े के मुंह फेंक जेड तेजी से भागा। मैं अभी मिनिस्टर को बात करता हूँ। जेड, बेटा सुनो तो। एक पब्लिक टेलीफोन से बूथ। जेड, मिनिस्टर से बात की। सारी जेड, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इस इंक्वायरी कमेटी का फैसला है, बाकी का पनिशमेंट तुम्हें तुम्हारा डिपार्टमेंट देगा। लेकिन सर, फोन रद्द दिया। जेड वहां से सीधा इंटरपोल के चीफ शांतनु मुखर्जी के पास पहुंचा। इससे पहले कि आप मेरे लिए कोई सजा तदबीर करें चीफ, यह मेरा इस्तीफा। होश की दवा करो जेड, इस्तीफा देकर तुम सजा से नहीं बच सकते। जेड वापस लौट गया। ठीक है, फिर आप मुझे सजा तब्दील करने, तब तक मैं हनीमून मना के आता हूँ। नॉटी बॉय। मेरे पीछे कैबिन में क्या हुआ होगा? क्या निक्कू अपहरणकर्ताओं से मिला हुआ था? पीछे यात्री में कौन लोग थे? जेड बाहर जाते ही चीफ असिस्टेंट वर्मा भीतर आया। सर, वह जा रहा है, उसे जाने दो। टोनी को पीछे लगाओ, मुझे हर घंटे की उसकी सूचना मिलती रहनी चाहिए। यस सर। और देखो टोनी, कह देना कि वह उसके जागने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं, वरना उसे छोड़ेगा नहीं अगर वक्त वह बेहद गुस्से में है। वर्मा एजेंट टोनी को चीफ की पूरी हिदायत दी। अब जाओ टोनी, कहीं दूर न निकल जाए। यस सर। जेड अपनी कार में सवार हुआ और तेजी से
हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। हरी अप टोनी। यस सर। एयर हेडक्वार्टर में जेड सर्द चेहरे वाले कैप्टन के कमरे में घुसा। आओ जेड, इस कबूतर खाने में तुम्हारा स्वागत है। कैप्टन, मुझे राज 91 की परीक्षण उड़ान पर जाने वाले यात्रियों की सूची चाहिए। इसलिए उससे तुम्हारा क्या लेना देना, वे सब मारे गए जा चुके हैं। तुम्हें इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे सूची इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए और आप मुझे दे रहे हैं। सारी दैट इज टॉप सीक्रेट। यह सूची नहीं दे सकता, तुम जा सकते हो। ओके। अचानक उछला और कैप्टन को दबोच लिया। पर आपने बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे यह सूची हर हाल में चाहिए कैप्टन। तुम यह नहीं कर सकते जेट। यह जुर्म है और इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। जानता हूँ सर। सारे कैप्टन, मेरे लिए ऐसा करना जरूरी है। जेट ने दरार खोलकर लिस्ट निकाल ली और पढ़ने लगा। इस लिस्ट में मिस्टर परमाकर और यूनिकॉर्न नाम के दो नाम मेरे लिए नए हैं, इसलिए इनमें से एक भी मिलिट्री ऑफिशियल नहीं है। ये दोनों उस विमान में किस लिए सवार थे? जेट ने लिस्ट वापस दराज में रख दी और फिर कैप्टन के हाथ खोले। ओके, मैं खुद इसका पता लगा लूँगा। सहयोग के लिए धन्यवाद कैप्टन। जेट, तुमने अच्छा नहीं किया। यह मेरी नौकरी का सवाल है। यदि सूची सार्वजनिक हो गई तो मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा कैप्टन, वादा करता हूँ। इस बेअदबी के लिए एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है जेट। हेडक्वार्टर से निकलकर जेट वापस चल दिया। सर, जेट एयरक्राफ्ट हेडक्वार्टर से बाहर निकल रहा है, चर्च गेट की ओर जा रहा है। लगता है उसे पैसेंजर की लिस्ट चेक की है। ओवर। दिन भर जेट मुंबई की सड़कों में घूमता रहा। रात होने पर बांद्रा स्थित एक बड़ी बिल्डिंग के सामने कार रोक से उतरा। यूनिकॉर्न बिजनेस सेंटर। लेकिन यह रूसी बिजनेसमैन वहाँ विमान पर क्या कर रहा था? यूनिकॉर्न ने दूसरे माले में स्थित दफ्तर के सामने जेट पहुंचा और इस पर ताली। यहाँ कोई मतलब नहीं है। जेट जल्दी से यूनिकॉर्न दफ्तर की तलाशी ले डाली। तलाशी में उसे महत्वपूर्ण कार्ड उसके हाथ लगा। ओह, यूनिकॉर्न कोई व्यापारी नहीं बल्कि एशियन जासूस था। इसका मतलब परमार भारतीय एजेंट था। लेकिन सर, पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया है और जेट चूहेदानी की तरह चूहे की तरह फंस गया। ओवर। तुम दोनों यहाँ दरवाजे पर रहो, बाकी मेरे साथ आओ। हरियप। जेट विद्युत गति से यूनिकॉर्न ऑफिस से बाहर निकला। सेकेंड फ्लोर के लिए लिफ्ट इस्तेमाल करना मूर्खता है। सूचने सू, पुलिस को सूचना किसने दी? यूनिकॉर्न दफ्तर में पुलिस। हवलदार, उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं छिपा होगा। मुझे नहीं लगता सर, चिड़िया उड़ गई है। लगता है अभी आप कहते हैं तो। इंस्पेक्टर ने लिफ्ट में झाँक कर देखा। यहाँ तो कोई नहीं है हवलदार। लिफ्ट का इस्तेमाल भागने के लिए किया होता तो लिफ्ट नीचे होती। यस सर। लेकिन जेट इस समय सांस रोकी लिफ्ट के ऊपर रस्सा पकड़े खड़ा था। इसका मतलब वह यहीं छिपा हुआ है। तुम उसे पूरी बिल्डिंग में ढूंढो। तुम्हारे पाप भी मुझे नहीं ढूंढ सकते। तत्काल लिफ्ट रिपेयर करने वाले इस रास्ते की ओर उसका ध्यान नहीं गया। अब मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वह सीढ़ियों से छत के ऊपर गया होगा। जेट दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरा। अपनी कार मुझे फिलहाल यहीं छोड़ देनी होगी। देखो साला, क्या पोज है जी। चाहता है कि यहीं छोड़कर फिल्मों में काम करने लगूं। अच्छा,
इरादा है, फिर तो श्रीदेवी के साथ तुम्हारा चांस पक्का है। यार पांडुरंग, हवलदार का रोल अपन करना मांगता है, साला वो धांसू डंडा चलाएगा कि देखने वाला देखता रह जाएगा। हाँ, अगर दर्शक सो नहीं रहे होंगे तो। हा 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 हा। दूसरे दिन सुबह होटल में जेड जब सोकर उठा, मेरे लिए फ़ोन हो सकता है, क्या वह जानता है मैं यहाँ हूँ? जेड, अगर तुम यूनिकॉर्न के बारे में और भी जानना चाहती हो तो रोलर कोस्टर नंबर 6 की कार नंबर 6 में मुझसे मिलो। ज़्यादा बातें फ़ोन पर नहीं, तुम्हारी कार नीचे खड़ी है, गुड बाय। कौन हो तुम? यूनिकॉर्न के बारे में क्या जानती हो? जेड को पता था कि रोलर कोस्टर मुंबई में कहाँ है। वह डिज्नीलैंड पहुंचा। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद वह काली कार वाला जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। जेड रोलर कोस्टर के झूले की ओर बढ़ गया। रोलर कोस्टर वह रहा, लेकिन कौन है वह? मुझसे मिलना क्यों चाहता है? क्या उसे बताना होगा कि मैं खेलने की चीज़ नहीं हूँ? रोलर कोस्टर कार नंबर 6 में जेड जैसे ही बैठने को आए, एक आदमी उसमें सवार होने के लिए आ गया। कौन हो तुम? मेरे बारे में क्या जानते हो? बताता हूँ, पहले भीतर आने दो। जेड, मैं तुम्हारी चेतावनी तो देने आया हूँ कि तुम उन सवालों को ढूंढने का ख्याल छोड़ दो जो कैबिन में हुआ था। इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। ऑफर अच्छा है, लेकिन सवाल का जवाब ढूंढ लेना। मैं तुम्हारे लिए यह ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। फिर तो बात करना बेकार है। ओके। एकाएक वह आदमी उठ खड़ा हुआ। ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अभी मैं इस कार में बैठा हूँ, तब तक तुम कैसे जा सकते हो? नहीं। जेड ने उसे सीट से धकेल दिया। अब बोलो, तुम कौन हो और बॉस कौन है? मैं तुम्हें रास्ते में क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि हमारा बॉस तुम्हारा दरअसल दखलंदाजी पसंद नहीं करता। वह जो चाहता है मनवा कर छोड़ता है। तभी कार ने तले में कड़क की आवाज़ हुई। कड़क। मुझे जाने दो, बॉस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा और मैं उसे झूले में से गिरा कर ख़त्म कर देना चाहते हो? एका, गुड बाय। आह। और धरती पर गिरते ही कार के परखच्चे उठ गए। वो तुरंत मुझे तुरंत यहाँ से खिसक जाना चाहिए। कार दौड़ाता हुआ अपनी कार के पास आया हुआ है। तभी उसकी नज़र टोनी की काली कार पर पड़ी। यह तो वही कार है जिसने मुझ पर फायर किया था। जेड ने कार में झाँक कर देखा, चौंक पड़ा। अरे टोनी, तुम्हारी ये हालत किसने की? कुछ देर बाद टोनी और जेड एक ही कार में जा रहे थे। तो यह माजरा है। चलो दो दो हाथ हो हिले कर लेते हैं। पर वे लोग बहुत खतरनाक है उस्ताद। उनकी नज़र राजहंस 91 की तकनीकी कागजों पर थी। जेड कार न्यू बॉम्बे की ओर बढ़ा दी। अब मुझे तुम्हें कैसे पता चला कि राजहंस 91 की तकनीकी कागजों के पीछे है? उन्हें यूनिकॉर्न में ऑफिस के बाहर मुझसे घर दबोचा और सब पुलिस की वर्दी में थे। उनका सरदार कोई अमेरिकन था। आदेश देकर वह तो चला गया, पर ये लोग मुझे मेरी कार में डिज्नीलैंड ले गए। उनकी बातों से मुझे पता चला। जेड ने हार्टफील्ड के पास अपनी कार रोक दी। इसका मतलब यूनिकॉर्न ऑफिस मुझे घेरने वाली पुलिस असली नहीं थी। ऐसा ही है, यह कोई बहुत बड़ा गैंग मालूम होता है। कार छोड़कर दोनों छिपते छिपते स्वेट स्टेन नाला कैटरी के पास पहुंच जाते हैं। यह तो रेजिस्टेंस एंड की ड्रेस बिल्डिंग है। फिर भी भारतीय सीक्रेट सर्विस के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चुपचाप खामोशी से देखते रहो और उसके बराबर वाली बिल्डिंग में पहुंचने की कोशिश करो।
रेलिंग में से जेड और टोनी ने खिड़की से झांका। मेरा विचार सही था। भारतीय और रूसी अधिकारी राजहंस कैडम की सुरक्षा के बारे में बातें कर रहे हैं। उस्ताद, नीचे कोई है। ये क्या कर रही है कमांडर? यही समय है इन्हें रोके रखने का। ओके। और गनमैन ने खिड़की पर निशाना लेकर फायर किया। गैस का गोला। क्या हुआ? शाबाश, अब भाग चलो। खिड़की के भीतर उन्होंने दस्तावेज तक पहुंचना मुश्किल है। तभी ट्रक नीचे से आगे बढ़ा। टोनी, तुम उन्हें देखो, मैं इन्हें संभालता हूँ। इत्तेफाक से ट्रक के पीछे खाली पड़ा था। केवल तेल के 2 ड्रम रखे थे। उन्होंने मुझे देख लिया, पर ये जा कर रहे हैं। 5 किलोमीटर चलने के बाद ट्रक एक सुनसान रास्ते पर 5 आदमियों ने ट्रक को रोकने का संकेत किया। बॉस, ट्रक आ रहा है, उसे सिग्नल दो। यस बॉस। ट्रक रुका। 5 आदमी उसके पीछे की ओर चलने लगे। यही मौका है, हाथ से निकल गया तो फिर नहीं होगा। यह मौका अब नहीं निकलेगा बॉस। देन हरी अप। प्लेन हाईजैक करने क्या स्विस्टन के अड्डे पर ले चले। 6 सिलेंडर। 1 घंटे बाद गुप्त एयरक्राफ्ट फैक्ट्री गेट के पास पहुंचा। आज बहुत जल्दी आए हो कुर्ट। बॉस का ऑर्डर है सार्जेंट, एयरक्राफ्ट को डिलीवरी जल्दी देनी है। ट्रक एयरफील्ड के हैंगर्स के पास पहुंचा। हरी अप 6 शिट, हमें याद है। मैं आ रहा हूँ बेटा। हैंगर्स में पहुंचकर सातों ने एक दूसरे को तैयार खड़े राजहंस 91 कॉप्टर में सवार होने लगे। ओह, ये तो दूसरे राजहंस एयरक्राफ्ट का अपहरण करने ले जा रहे हैं। तभी एयरक्राफ्ट भारी आवाज़ करता हुआ स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ा। और इससे पहले जेड वहां पहुंच पाता, एयरक्राफ्ट तेजी से उसके ऊपर होता हुआ उड़ गया। उफ, काश मैं अगले पल पहले पहुंच जाता। अब क्या करूं? उसी समय शीशे के कैबिन वाला एक हेलीकॉप्टर जेड के करीब उतरा। टोनी और दूसरे ही क्षण हेलीकॉप्टर में टोनी के पास सीट पर आता हुआ जेड हाँफने लगा। तुम बड़े मौके पर पहुंचे टोनी। रिलैक्स जेड, अभी हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। हेलीकॉप्टर तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ा। तुम अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए टोनी? ऑफिसर की गाइड लाइन्स पर। यह हेलीकॉप्टर उन्हीं का है। तुम्हें मालूम है यह 6 सिलेंडर का क्या मामला है? वे उसी ओर गए हैं। एक बार मैंने किसी से मुंह से सुना था कि अरावली हिल्स पर 6 पहाड़ियाँ 6 लाइन्स में हैं और महाराष्ट्रीय उन्हें 6 बहनें कहकर पुकारते हैं। 1 घंटे बाद वह देखो जेड, वह 6 शिखर और एयरफील्ड जैसी घाटी। नीचे ले चलो टोनी, मुझे सामने गुफा का जाल में छिपाया गया वह एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है। तुम्हारा ख्याल ठीक है जेड, पर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद वे फार्म हाउस में छिपे हों। थोड़ी नीचे जाते ही जेड हेलीकॉप्टर से कूद गया। गुड लक जेड। जेड जैसे ही फार्म हाउस की ओर बढ़ा, एक गन बैरल उसकी ओर तन गई। हे, तुमसे बात करने आया हूँ, केवल बातें, गोली मत चलाना। लेकिन अचानक गन आग बुली। जेड दोबारा चिल्लाया, मूर्ख आदमी, मैं तुम्हें शूट करने नहीं, सौदा करने आया हूँ, पर मैं तुम्हें जीवित नहीं जाने दूंगा। जैसे ही गनमैन ने बुल्स खत्म होती, जेड ने शूट कर दिया। अब लो मरो, तू या मैं। और गनमैन मृत शरीर पानी की होदी पर सिर के बल आधा डूब गया। मैं बात करना चाहता था, इसे मारने का मेरा कोई इरादा न था। उसी समय 5 आदमी फार्म हाउस से एक साथ निकले। चारों तरफ फैल जाओ, वह बचकर
न जाने पाए। अच्छा लगता है वे बात करने के मूड में नहीं है। सबसे पहले आखिरी अमेरिकन निकला और धीरे धीरे फार्म हाउस की साइड में भागने लगा। इन हिंदुस्तानी कुत्ते को मार दो, मैं एयरक्राफ्ट लेकर निकल जाना चाहिए। ओके कम एंड मैक। अब मुझे इस खेल को खत्म कर देना चाहिए उसी समय। शाबाश टोरेन। अमेरिकन एयरक्राफ्ट पर चढ़ा। मैं अभी सच्चाई जान सकता हूँ, एयरक्राफ्ट को बचा भी सकता हूँ। यस बॉस। मैक जल्दी ही जाल को अलग कर दो। गुफा में प्रवेश करते जेट मैक को गोली चलाने का अवसर दे दिया और उसी समय राजहंस में के जेट इंजन में आग उगली। वह तेजी से गुफा की ओर निकला। अभी एक आदमी बचा है, वह मेरे सवाल का जवाब दे सकता है। रिवॉल्वर हाथ में लिए जेट कारपीट में पहुंचा। तुमने सुना, अच्छा काम किया बॉस, विमान चलाते रहो। ओके, पर मेरा नाम ब्रांडो है। अब तुम्हें सांता क्रूज एयरक्राफ्ट की तरफ मोड़ दो। तुम्हें शायद नहीं जानते, मेरा नाम जेड है। जानता हूँ। शायद यह जानने के लिए उतावली हो रही हो कि दिन में एयरक्राफ्ट के कैबिन में क्या हुआ था। एग्जैक्टली। बोलो, उस दिन कैबिन में एयरक्राफ्ट को कौन हाईजैक कर रहा था? कोई नहीं, वह केवल मजाक था। तुम्हारा साथी पायलट काफ़ी का थर्मल प्लास्ट लेकर भीतर पहुंचा तो तुम्हारा जासूस ने उसे हैंड ग्रेनेड समझ लिया और रिवॉल्वर निकाल ली। उस वक्त उस मूर्ख रूसी ने भारतीय जासूस को हाईजैकर के साथ समझ लिया और दोनों एक दूसरे पर गोली चला दी। ओह, और उन गोलियों को हवा का दबाव सिस्टम छिन्न भिन्न हो गया। तुम समझदार हो। इसका मतलब एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, यही बात। अब मैं इस एयरक्राफ्ट को वापस करने वाला नहीं हूँ। अचानक तुम्हारा बाप भी करेगा। तत्काल लड़खड़ाते हुए एयरक्राफ्ट को जेट ने संभाल लिया। अब तुम मेरे साथ चल रहे हो ब्रांडो। भारत की जेल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसी समय मुंबई सांताक्रूज एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में। सर, पायलट जेट का संदेश आ रहा है, वह एयरक्राफ्ट फील्ड पर उतार रहा है, आने दो। कमाल है, एक अकेले आदमी ने उसे काबू कर लिया। ब्रिगेड असलम, हमें भारतीय है मिस्टर नियोल। सर, उस दिन मेरे पीछे कैबिन में क्या हुआ था, इसका जवाब मुझे मिल गया। मैं जानता हूँ जेड, तुम एक बहादुर इंसान हो। दूसरे दिन चीफ के सामने जेड टोनी के साथ पेश किया। वेलकम जेड, तुम्हारे लिए शुभ समाचार। इंक्वायरी कमेटी फैसला रद्द कर दिया गया है और मंत्री महोदय ने तुम्हारी तारीफ प्रधानमंत्री से की है। सर, मैंने कुछ नहीं किया। यह टोनी है जिसने मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नहीं उस्ताद, तुम्हारी बहादुरी के सामने मेरा वजूद कुछ भी नहीं है। यह तुम्हारा बड़प्पन है जो मुझे ऐसा समझते हो। नहीं टोनी, यू आर ग्रेट। उसी दिन रेस्टोरेंट कंबार में। उस्ताद, यह तो चीफ की चाल थी। अगर वह ऐसा करके तुम न उकसाता तो तुम कभी उस सवाल का जवाब ढूंढने नहीं जाते और अमेरिकन हाईजैकर को कभी न पकड़े जाते। ओह, इस चीफ के बच्चे ने मुझे समझाना पड़ेगा। समाप्त दोस्तों।